Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स जो इसके हम सॉल्व एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। जो सॉल्व एमसीक्यूज को स्टडी करने से पहले आप लोगों ने इस चैप्टर के की पॉइंट्स को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेने हैं। ये की पॉइंट्स जो हैं ये चैप्टर के सारे चैप्टर की समरी होती है और इसमें आप जब आप इसे रीड करते हैं तो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आप ये समझें कि आप एक पेज से कवर कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पॉइंट्स आप लोगों ने इनको हरगिज मिस नहीं करना और इनको एक मिनट में लाजमी तौर पर इसको आपने रीड कर लेना है। बच्चों आए हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहला एमसीक्यू है प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर। बच्चों इब्तदाई तौर पर ये सबसे पहले जितने भी एंजाइम्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, ठीक है। क्या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? नहीं। प्रोटीन्स होते हैं। बच्चों एंजाइम्स आर प्रेडोमिनेंटली प्रोटीन्स। बच्चों जब कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं अक्सर बायोलॉजी के अंदर एमसीक्यू जो है वो एक्सरसाइज से नहीं आते पेपर में, चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले चार ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर जो है वो करेक्ट आंसर की तरफ जाना है। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों ने एमसीक्यूज का रटा लगाया होता है और जैसे ही वो देखते हैं ठीक है कि उनका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए में मिल रहा है उसे फौरन टिक कर देते हैं और आगे नहीं देखते। हो सकता है कि ऑप्शन बी सी डी में कोई उससे बेहतर आंसर उन्हें मिल जाए। तो आप लोगों ने तमाम ऑप्शंस को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना है और जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि एमसीक्यू ठीक है, आप लोगों को उसका तो पता होना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शंस गलत हैं। वो क्यों गलत है आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए। तभी आप लोग अपने आप एमसीक्यूज के अंदर बहुत अच्छे जो है वो स्कोर कर सकते हैं। एमसीक्यूज के अंदर बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स एमसीक्यूज के अंदर से डिडक्ट होते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन उनमें तो बच्चों ने थ्योरी लिखनी होती है वो तो लिख लेते हैं, लेकिन पेपर में ज्यादा घुमा फिरा के एमसीक्यूज वो देते हैं आपको। तो आपके एमसीक्यूज जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। और गलत कैसे नहीं होंगे? जब आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चार ऑप्शंस पढ़ेंगे, चार ऑप्शंस पढ़ने के बाद जो ऑप्शन सही है उसकी आपको रीजन पता होगी और बाकी ऑप्शंस गलत है उनकी भी रीजन आपको पता होगी, तो ही आप एमसीक्यूज के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह देता हूँ एमसीक्यू ऐसा होता है कि एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अलावा इंजाइम्स कैन बी, इंजाइम्स हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। बच्चों अब बताएं अब इसका आंसर क्या होना था? बच्चों अब इसका आंसर होना था न्यूक्लिक एसिड्स। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स के अलावा कुछ एंजाइम्स जो हैं बच्चों वो राइबोजाइम्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए मौजूद होता है और आरएनए बच्चों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह किसी भी तरह से एमसीक्यू को आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस एमसीक्यू की बात करें ना तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है प्रोटीन्स। क्लियर? अब बच्चों आए हम ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम। बच्चों वो कहते हैं इनमें से कौन सा जो है एंजाइम को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। तो बच्चों अ केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन फूड, एक ऐसा केमिकल जो कि खुराक को तोड़ता है। बच्चों नहीं, लाजमी तो नहीं है कि एंजाइम जो है उसने फूड को तोड़ना है, वो ठीक है एनाबोलिज्म भी करता है, वो चीजों को जोड़ने का काम भी करते हैं। हार्मोन, क्या एंजाइम हार्मोन है? बच्चों ये भी गलत है, हार्मोन तो है ही नहीं, हार्मोन तो अलग चीज है। अब प्रोटीन दैट स्पीड्स अप रिएक्शन, एग्जैक्टली बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। एंजाइम एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि रिएक्शन की रफ्तार को स्पीड अप कर देती है। और ऑप्शन डी देखें मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी, क्या एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये भी गलत है। क्लियर? अब बच्चों देखें एमसीक्यू नंबर 3 देखें। व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर, अगर एक एंजाइम को एक ऐसा टेम्परेचर दे दिया जाए दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो जो ऐसा टेम्परेचर जो कि उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो, जब एक एंजाइम को दे दिया जाए तो बच्चों क्या होगा ये आपसे पूछता है। अब आपको पता है बच्चों कि जब एक एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, उसके काम करने की जो एक्टिविटी वो क्या हो जाती है? सडनली कम हो जाती है। देखिए एंजाइम एक्टिविटी रेट विल इंक्रीज, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मिलने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी? बच्चों बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। एंजाइम्स शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। बच्चों बिल्कुल ठीक है, एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि एंजाइम डिनेचर हो जाएगा और पोटेंशियली नतीजतन क्या होगा बच्चों? अचानक से उसकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखते हैं, एंजाइम विल स्पीड अप द रिएक्शन। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या एंजाइम रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देंगे बच्चों और स्टेबल रहेंगे? बच्चों बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। एंजाइम विल बिकम अ सबस्ट्रेट इटसेल्फ, एंजाइम खुद एक सबस्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये भी गलत है, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। बच्चों नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 4। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एंजाइम्स जो है वो अपने एक्शन के अंदर मखसूस होते हैं, खास होते हैं। बिकॉज क्यों? देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स, उनकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो मखसूस सबस्ट्रेट्स को फिट करती हैं। बच्चों ठीक है आंसर। ठीक है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं, इससे बेस्ट आंसर तो नहीं है। कभी भी ऑप्शन ए को पढ़ के उस पर नहीं जाना, बाकी आंसर देख लेने, बाकी आंसर उससे बेहतर ना हो फिर ऑप्शन ए की तरफ आने।
देयर आर ऑलवेज प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो है इस वजह से मखसूस होते हैं क्योंकि वो सारी की सारी हमेशा प्रोटीन्स होती हैं बच्चों, नहीं ये गलत है। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो आरएनए भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि राइबोजाइम। दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस। क्या एंजाइम रिएक्शन के दौरान कंज्यूम होते हैं, खर्च होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, एंजाइम तो कंज्यूम ही नहीं होती। दे वर्क ओनली एट हाई टेम्परेचर। क्या एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं? नहीं बच्चों, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। बच्चों नेक्स्ट देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप। सब बच्चों जो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। आपको पता है कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा होगा उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अगर जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स। क्या तमाम एंजाइम्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत होती है? बच्चों गलत है, ठीक है, सिर्फ कुछ एंजाइम्स को इनकी जरूरत होती है। लूजली अटैच विद एंजाइम्स, ये भी गलत है। कोएंजाइम लूजली अटैच होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होते। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप सर प्रोटीन इन नेचर, बच्चे गलत है। जो हमेशा जो कोफैक्टर होगा वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होगा। क्या होगा? नॉन प्रोटीन इन नेचर। चूंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है तो ये भी नॉन प्रोटीन इन नेचर होगा, ये भी गलत है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी है। बच्चों नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 6 देखें। हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह से मुतासर होती है? अब नॉर्मली ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक खास लिमिट तक, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे देखें इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट। बच्चों ठीक लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक खास पॉइंट तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर के पॉइंट तक। ठीक लग रहा है, आगे देख लेते हैं। ऑलवेज डिक्रीजेस एक्टिविटी। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा कम होती है? बच्चों नहीं, ये गलत है। ये क्योंकि हम देखते हैं ना, जब एंजाइम का टेम्परेचर जो है किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 0 से बढ़ाया जाता है, अगर ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें 37 तक, तो एंजाइम की एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो ये गलत है। मेक एंजाइम्स नॉन फंक्शनल। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं? बच्चों ये गलत है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अगर वो कहता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम्स जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो फिर ठीक होता है। नो इफेक्ट ऑन एंजाइम। क्या टेम्परेचर बढ़ाने का एंजाइम के ऊपर कोई असर नहीं होता? बच्चों ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 7 देखें बच्चों। हाउ डज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्शन? जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम के एक्शन पर किस तरह से असरअंदाज होता है? बच्चों आपको पता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ कॉम्पीट करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। अब यहाँ पे देखें जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किस तरह से एंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज होता है। ऑप्शन ए देखें, अटैच विद द सबस्ट्रेट। क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है? नहीं, वो तो एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है। अटैच एंड ब्लॉक्स एक्टिव साइट। बच्चों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। अब देखें डी देखें, चेंज द एंजाइम शेप। क्या जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है? बच्चों ये गलत है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के शेप को चेंज करते हैं। ब्लॉक्स द कोफैक्टर। क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कोफैक्टर को ब्लॉक करता है? बच्चों ये भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, अटैच एंड ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एन एंजाइम वर्क्स बेस्ट। वो कहते हैं कि एंजाइम है, कोई भी एंजाइम, उसने नाम नहीं लिया, कोई भी एंजाइम है, उसने पीएच दे दिया 7.4। अब बच्चों आपको पता है कि पीएच क्या है? पीएच एक स्केल होती है 0 से 14 तक, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, वो जो 7.4 है मतलब अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में एक एंजाइम जो है वो अल्कलाइन या बेसिक मीडियम में काम कर रहा है। अब बच्चों कहते हैं कि एंजाइम जो है वो पीएच ऑफ 7.4 सबसे अच्छा इस पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7.4 है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज प्लेस्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन विद द पीएच ऑफ 4। वो कहता है बच्चों से एक ऐसे सॉल्यूशन रख दिया गया जिसकी एसिडिक मीडियम है जहां पर उसकी पीएच है 4। हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम? अब बच्चों एंजाइम को किस तरह से मुतासिर करेगा? अब आपको पता है बच्चों जब कभी भी एंजाइम की पीएच चेंज की जाएगी तो उसकी अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन हो जाएगी। जब उसकी आयोनाइजेशन होगी बच्चों, तो आयोनाइजेशन कौन से अमाइनो एसिड्स की होगी? वो अमाइनो एसिड्स जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर मौजूद होते हैं। जब वहां पे आयोनाइजेशन होगी तो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी और जो है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है जो बच्चों वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चों आए हम इसके ऑप्शंस तो देखते हैं। ऑप्शन ए देखें, एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड। जाहिर सी बात है जब एक्टिव साइट में मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी आयोनाइजेशन होगी तो एक्टिव साइट तो मॉडिफाई होगी और सबस्ट्रेट बाइंडिंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक लग रहा है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन में क्या कहते हैं? वो कहते हैं द एंजाइम विल कैटालाइज रिएक्शन फास्टर। क्या पीएच चेंज करने से रिएक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से होंगे? बच्चों गलत है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो सबसे हाईएस्ट स्पीड में काम करता है अपने ऑप्टिमम पीएच पे। अब हमने उसकी पीएच तो टोटली चेंज कर दी है, अब क्या उसमें वो मजीद तेजी से काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये भी गलत है, भी गलत है। सी देखें, द एंजाइम विल गेन एडिशनल एक्टिव साइट। कि आप पीएच चेंज करने से एंजाइम के पास एक्टिव एडिशनल इजाफी एक्टिव साइट्स आ जाएंगे, ये भी गलत है। द सबस्ट्रेट विल बिकम इनएक्टिव इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। बच्चों सबस्ट्रेट इनएक्टिव नहीं होता, एंजाइम इनएक्टिव होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 9 देखें। एमसीक्यू नंबर 9 में वो क्या कहते हैं? एमसीक्यू नंबर 9 में बच्चों को कहते हैं व्हाट इज ट्रू? क्या ठीक है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन?
एंजाइम एक्शन के इंड्यूस्ड मॉडल के मुताबिक बच्चों कौन सी स्टेटमेंट वो कहता है कि ठीक है, एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंजेस शेप ड्यू टू बाइंड द सबस्ट्रेट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ठीक है, वो चेंज शेप को चेंज करता है सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। बच्चों बिल्कुल ठीक है, इंड्यूस्ड मॉडल कहते हैं कि इसे हम हैंड एंड ग्लोव मॉडल भी कहते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज करती है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं, सबस्ट्रेट चेंजेस शेप, क्या सबस्ट्रेट अपनी शक्ल को चेंज करता है? गलत, एंजाइम की एक्टिव साइट अपनी शक्ल को चेंज करती है। नो शेप चेंज अकर्स इन एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी गलत है। ठीक है, एक्टिव साइट की जो शेप है ना उसके अंदर चेंज आता है। सबस्ट्रेट अटैच द एंजाइम एट अ साइट अदर देन एक्टिव साइट, बच्चे गलत है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। आगे देखें बच्चों, जो एमसीक्यू नंबर 10 है उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पे दो एंजाइम्स उसने दिए हुए हैं, क्या पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन। बच्चों इनकी पीएच वैल्यूज के बारे में वो पूछ रहे हैं। अब बच्चों पेप्सिन की पीएच वैल्यू आपको पता है कि इसकी पीएच वैल्यू जो है 1.5 से 2 होती है, जबकि जो ट्रिप्सिन है इसकी हमने पढ़ा कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से 8 होती है। अब बच्चों जब आप इसे पीएच स्केल के ऊपर देखेंगे तो ये 0 है, ये 7, ये न्यूट्रल और ये 14। अब जिसकी पीएच वैल्यू जो है 1.5 से 2 यहाँ पर है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से 8 यहाँ पे होगी। अब जो कम पीएच किसकी है, ठीक है, जो पेप्सिन की पीएच जो है वो कम है, क्यों? क्योंकि वो लो पीएच के ऊपर काम कर रहा है, जबकि जो ट्रिप्सिन वो हाई पीएच के ऊपर काम कर रहा है, इसकी पीएच 7 to 8 है। ठीक है, अब देखिए पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच वाले ट्रिप्सिन वर्क्स एट हाई पीएच, बिल्कुल ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। बोथ वर्क्स एट हाई पीएच, दोनों हाई पीएच पे काम करते हैं, गलत है बच्चे। बोथ वर्क एट लो पीएच, दोनों कम पीएच पे काम करते हैं, ये भी गलत है। पेप्सिन हाई पीएच पे काम करता है, क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पेप्सिन देखिए हाई पीएच कौन सी है, 0 बड़ा है कि 7 बड़ा है? ठीक है, जाहिर सी बात है, आप देखें यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक। अब ये बात, जब 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो पीएच की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो अब ट्रिप्सिन देखें 7 to 8 पीएच इस पीएच पे काम कर रहा है, तो इसकी पीएच ज्यादा है, और ये 1.5 से 2 ये कम पीएच पे काम कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो बच्चों बहुत आसान जिस एमसीक्यू से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनकी बहुत अच्छी जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, आप लोग इसे देख लेना, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। बच्चों आए हम इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे की बुक से शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले देखें, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की आपने तारीफ करनी है और डिफरेंस करना है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर। तो जो बहुत आसान है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या फर्क है बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर से मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको फर्क लिखवाया था। अगर आप फर्क देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बेहतर तरीके से फर्क को पेपर में लिखना चाहते हैं तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, जहां पे मैंने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में बहुत बेहतरीन फर्क जो है वो आपको बताया हुआ है। बच्चों नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, Which type of metabolism demands input of energy? बच्चों मेटाबॉलिज्म की कौन सी टाइप है? अब आपको पता है मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। किसमें एनर्जी का जो है इनपुट देना पड़ता है? बच्चों जाहिर सी बात है, कैटाबॉलिज्म में तो एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म के अंदर हमें एनर्जी इनपुट देना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एनाबॉलिज्म है। तो एनाबॉलिज्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, एनाबॉलिज्म जो है इनपुट ऑफ एनर्जी को डिमांड करता है। इसकी एग्जांपल जो है फोटोसिंथेसिस ले लें आप यहाँ पे, या प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में लिखी हुई था, फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट। अब इसके साथ इक्वेशन भी लिख सकते हैं एक अच्छे आंसर के लिखने के लिए। बच्चों इसकी इक्वेशन जो है ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपके लिए लिखी हुई थी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एन एंजाइम। एक एंजाइम की तारीफ करें, व्हाट इज इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। बच्चों इसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है? बच्चों जो एंजाइम है ना, ये हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। अब बच्चों एंजाइम की दो डेफिनेशंस, एक हमने चैप्टर के स्टार्ट में और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से पहले, दो डेफिनेशंस हमने एंजाइम की पढ़ी। बच्चों आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लाजमी नहीं है कि डेफिनेशन करनी है, बच्चों आप कोई भी उन दो डेफिनेशन से कर सकते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। बच्चों इसके बाद इसका रोल क्या है, एंजाइम्स का क्या रोल होता है बच्चों मेटाबॉलिज्म के अंदर? देखिए ये बात मैंने आपको जो बताई है, एंजाइम्स जो है बच्चों को, ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं। एंड एंजाइम फंक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। अब बच्चों एक एंजाइम कैसे काम करते हैं, बात मैंने आपको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम का जो पहला लेक्चर था वहां पे समझाई थी कि एक एंजाइम जो है बच्चों किस तरह से काम करता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है बच्चों को? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम से कम मकदार, ठीक है, जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, चाहिए होती है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फॉर्म और ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, आप इसको ना लिखें, आप लिखें द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, आप ये लिख लें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका एक बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस आंसर को इस तरह से लिखना है। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन आप पीछे दो डेफिनेशन में से कोई भी कर सकते हैं, और रोल में आप लोगों ने ये दो लाइनें लिखने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। क्लियर?
अब बच्चों देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइड क्या है। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने ये डेफिनेशन नहीं करनी, आपने वही डेफिनेशन करनी है जो मैंने आपको करवाई है, जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। क्लियर। तो जो आप लोगों के बुक के अंदर लिखा हुआ है ना कि एक्टिव साइड क्या होता है, एंजाइम की जो सर्फेस है उसमें खास किस्म के क्लेफ्ट्स या पॉकेट्स बने होते हैं जिन्हें हम एक्टिव साइड कहते हैं। तो जो उसी एक्टिव साइड के नीचे उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है कि रिएक्शन कैटालाइसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिएक्शन की रफ्तार को स्पीड अप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों अपनी बुक से एक्टिव साइड की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसमें क्या लिखना है, साथ आपने इसकी डायग्राम भी बना देनी है। बच्चों अगर आप एक्टिव साइड किस तरह से लिखनी है डेफिनेशन इसकी देखना चाहते हैं तो बच्चों आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। एक्टिव साइट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, वहां पे जो एक्टिव साइट है प्रॉपर उसकी माना डेफिनेशन के साथ उसकी इंपॉर्टेंस और साथ उसकी एग्जांपल जो है प्रॉपर एक्सप्लेन की हुई है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। लेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अरेंज कर दी गई है। बच्चों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। तो आपने की एग्जांपल देनी है स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर की। बच्चों देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज। बच्चों प्रोटीएज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है प्रोटीन्स के अंदर। अब ये वर्क नहीं करेगा स्टार्च के ऊपर जो कि ठीक है, विच इज ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम अमाइलेज, ठीक है, जो कि कौन तोड़ती है बच्चों, एक एंजाइम है अमाइलेज जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स के अंदर तोड़ता है। तो बच्चों आप लोग इसका यही आंसर कर लें, ठीक है, अच्छा आंसर इसका लिखा हुआ है। बच्चों आगे देखें, हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो पीएच है ना वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करती है। तो जो सबसे पहले आपने ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने चेंज इन पीएच की हेडिंग देनी है, फिर आपने यहाँ पे बताना है कि चेंज इन पीएच जो है ये आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को अफेक्ट करती है एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इट स्लोज डाउन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक्स इट कंप्लीटली। ठीक है, तो जो आप यहाँ तक लिख के नीचे इन दोनों मिसालों में से कोई भी एक मिसाल दे सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने सबसे पहले ऑप्टिमम पीएच लिखना है, फिर चेंज इन पीएच की हेडिंग देके यहाँ तक लिखना है, और पेप्सिन और ट्रिप्सिन में से कोई भी एक मिसाल आप दे सकते हैं। क्लियर। बच्चों नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है प्रोवाइड टू एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स दैट ऑपरेट ऑप्टिमली एट स्पेसिफिक पीएच। बच्चों हमने दो एंजाइम्स की मिसालें देनी है जो कि खास ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं। बच्चों एक है पेप्सिन और एक है ट्रिप्सिन। दोनों की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें अच्छी तरह से याद रखना है और ये आप लोगों से पेपर में पूछी जा सकती है। बच्चों जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ठीक है, पीएच पे काम करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है 1.5 to 2, इसकी पीएच की वैल्यू कितनी 1.5 to 2। जबकि बच्चों जो अल्कलाइन मीडियम के अंदर ये जो ट्रिप्सिन है ना बच्चे अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, जिसकी पीएच की वैल्यू कितनी है 7.8 इसकी वैल्यू है, जो कि 7 और 8 के दरमियान लाई करती है। तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू ज़हन में रखनी है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेंपरेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेंपरेचर और ऑप्टिमम पीएच में क्या फर्क है बच्चों, आपने ऑप्टिमम टेंपरेचर और ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन और साथ इसके एक एक एग्जांपल जो है वो लाजमी तौर पे लिख देनी है। क्लियर। बच्चों अब मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों को इनकी डेफिनेशन उनकी एग्जांपल बताई हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इनहिबिट द एंजाइम विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट। तो जो वो कहते हैं कौन सी किस्म के जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हुए बगैर। तो बच्चों वो कौन है, वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है बच्चों वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि वो एक और साइट जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलोस्टेरिक साइट। मैंने आपको बताया था ना, इसके साथ आके अटैच होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं बच्चों, ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस करें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो ये डिफरेंस आप लोग ने हरगिज नहीं लिखना, बहुत बुरा डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस लिखने का तरीका ये होता है कि हमेशा दरम्यान में लाइन लगा कर डिफरेंस लिखते हैं, तो आप लोगों ने ये डिफरेंस हरगिज नहीं लिखना। मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन डिफरेंस जो है उसको तैयार किया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए बेहतरीन जो है वो चीजें जो है मुसलसल लेकर आई जाती हैं, तो आप लोग डिफरेंस को देख लें। बच्चों देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिफरेंस जो है इसको तैयार किया है। डिफरेंस करें कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव इनिबिशन में क्या फर्क होता है बच्चों आप लोग देख सकते हैं। बच्चों आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट। अब कंपैरेटिव इनिबिशन जो है बच्चों इसमें जो इनिबिटर है वो रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ, जबकि नॉन कंपैरेटिव इनिबिशन में बच्चों इनिबिटर जो है डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट। बच्चों आप लोगों ने साथ साथ इस डिफरेंस को अपनी कॉपी के ऊपर लाजमी लिख लेना है। ठीक है बच्चों इसके बाद देखिए साइट ऑफ अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट की जगह। अब बच्चों जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना बच्चों वो क्या करता है, वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जाके अटैच करते हैं, जबकि बच्चों ये क्या करते हैं अटैच टू डिफरेंट साइट। ठीक है, कोर साइट जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहां पे जाके अटैच होते हैं और एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता। अब बच्चों इसका इफेक्ट क्या आता है एक्टिव साइट के ऊपर, किसका इफेक्ट बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। यहाँ पे देखें वो कहता है ब्लॉक्स एक्टिव साइट डायरेक्टली। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बच्चों जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना बच्चों वो एक्टिव साइट के ऊपर डायरेक्टली जाके अटैच होता है और उसको डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं, जबकि बच्चों जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये एक और साइट जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहां पे जाके अटैच होता है,
ठीक है, और एंजाइम की शेप और उसके एक्टिव साइट की शेप को चेंज करता है। तो देखें चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट। क्लियर बच्चों, आगे देखें सबस्ट्रेट बाइंडिंग। सबस्ट्रेट बाइंडिंग का क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट बाइंडिंग में देखें सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड बिकॉज साइट इज ब्लॉक। यहाँ पे सबस्ट्रेट इस वजह से अटैच नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने ब्लॉक की हुई है। और बच्चों यहाँ पे सबस्ट्रेट इस वजह से बाइंड नहीं कर पाता क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई है एक्टिव साइट की। क्लियर बच्चों, उसके बाद इसके एग्जांपल देखिए एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल एंजाइम्स। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियल एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आती हैं। तो यहाँ पे देखें हैवी मेटल्स लाइक मर्करी एंड ड्रग्स यूज इन कैंसर थेरेपी, बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर आती है। तो बच्चों आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का एक बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन कर लेने। क्लियर बच्चों, मैं इसको यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। बच्चों ये डिफरेंस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अपनी कॉपीज के ऊपर डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। तो बच्चों हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है कवर हो गए हैं। बच्चों इस चैप्टर में कोई इंक्विजिटिव क्वेश्चन उसने नहीं दिया हुआ। बच्चों बहरहाल यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये दिए हुए हैं। अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जो है उस पर हमने प्रॉपर फोकस नहीं करना क्योंकि हमें चैप्टर के अंदर से वो कोई भी किसी भी टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमें दे सकते हैं। तो हमने हर लिहाज से तैयार रहना है और हर टॉपिक को हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है अगर आप बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।